नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास को लेकर के लगातार एक्शन में हैं और इसी कड़ी में सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के विकास की गति को तेज करने के लिए दोनों मंत्रियों से संबंधित विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों ने हाल ही में मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है और कार्यभार संभालने के बाद दोनों मंत्रियों से सीएम की यह पहली मुलाकात है। दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की और साथ ही साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी उनकी मुलाकात की तस्वीर। दिल्ली में यह मुलाकात हुई और मंत्री बनने के बाद सीएम मनोहर लाल की पहली बार उनके साथ मुलाकात है। कई मसलों को लेकर के चर्चा की गई है। दौरे में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलने जुलने का मेरा कार्यक्रम था। सबसे पहले तो जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उनके यहाँ हमारे दो विषय अटके हुए थे। एक तो जिन एरियाज़ में अभी सीएनजी पीएनजी के साधन अभी पाइपलाइन द्वारा नहीं पहुँचे हैं ईंधन, वहाँ पर चूँकि एनजीटी ने पीछे का ऑर्डर निकाला है कि सब इंडस्ट्री जो है सीएनजी और पीएनजी पर चलेगी, लेकिन जहाँ अभी पाइपलाइन ही नहीं है वहाँ के लिए छूट दी जाए, तो इन प्रिंसिपल उन्होंने मान लिया है और बहुत जल्दी उसका वो ऑर्डर निकाल देंगे। जब भी उन स्थानों पर सीएनजी पीएनजी की पाइपलाइन आ जाएगी, उसके 6 महीने में सबको उसके ऊपर जाना अनिवार्य रखा जाएगा, ऐसी एक निर्णय उन्होंने किया है। और इसी प्रकार यमुनानगर में भी कुछ इंडस्ट्रीज़ बहुत पुरानी लगी हुई थी, 2006 से भी पहले की थी। उस समय ये जो क्लियरेंस थी, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, वो अनिवार्य नहीं होती थी, लेकिन जो उससे पहले से लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने जिन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ले रखी थी, ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कोई 17 यूनिट्स ऐसे जिनको बंद कर दिया गया था। तो हमने उनको कहा कि इनकी क्लियरेंस देनी चाहिए, उन्होंने मान लिया है, अप्लाई भी हो गया है और वो अप्लाई होने के बाद एक सिंगल मीटिंग में करके और उन इंडस्ट्रीज़ को एनवायरमेंट क्लियरेंस देने का काम वो बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि 7-10 दिन में हो जाएगा। मेरी मीटिंग रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ हुई थी। तो हमारे हरियाणा के कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स, हालांकि पहले से जो पहले वाले रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से हमारी बातचीत हो चुकी थी, फिर भी दोबारा से रिमाइंड कराना और पहली बार उनके साथ मीटिंग करनी थी, कर्टसी कॉल ये करने के लिए मैं गया था। तो सारे विषय वो पहले वाले ही दोहराए हमने, जिसके अंदर विशेष तौर पर जो ऑर्बिटल कॉरिडोर केएमपी के साथ साथ बनेगा, लगभग 121 किलोमीटर लेंथ का ये ऑर्बिटल कॉरिडोर है, जिसका मैंने निवेदन किया है कि इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराया जाए। तो वो भी बात करेंगे, हम स्वयं भी प्रधानमंत्री जी से बात करके और कोई ना कोई तिथि उनके लेकर और उसका शिलान्यास हम कराएंगे। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, हिसार से दिल्ली जो रेलवे लाइन है, वो 180 किलोमीटर की स्पीड की हाई स्पीड रेलवे लाइन ट्रैक ये बनाया जाए। इसके ऊपर भी अध्ययन पहले से चल रहा है। उन्होंने कहा इसका जल्दी अध्ययन करा करके, क्योंकि हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है, तो उस एयरपोर्ट के नाते भी हमको लगता है कि दिल्ली से हिसार की जो रेलवे लाइन है, यदि हाई स्पीड रेलवे लाइन 160 किलोमीटर की होगी तो रेलवे का तो प्रोजेक्ट सफल होगा ही होगा, उसमें एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी सफलता में और हमको लाभ मिलेगा। दिल्ली के हरियाणा भवन में आपका आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकारों ने सीएम मनोहर लाल का स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने के लिए आभार जताया। सोमवार को चंडीगढ़ में आयुष्मान भारत बीमा योजना और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने ऐलान किया था कि सरकार हरियाणा के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों के समान ही स्वास्थ्य बीमा का लाभ देगी। और अब हरियाणा भवन में हुए कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने सीएम का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सरकार के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने सीएम मनोहर लाल का शॉल उड़ा करके स्वागत किया और प्रदेश सरकार के फैसले से मीडिया जगत में खुशी की लहर है। कैटेगरीज को हमने एम्प्लॉइज के बराबर इस प्रकार की सुविधा दी है। उसमें एक पत्रकार की है, एक उसमें जो आज़ाद हिंद फौज के लोग हैं, थोड़े ही होंगे बचे हुए, तो भी जो है तो उनकी जो पहली पीढ़ी तक उनको भी दिया है। और फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध के, हालांकि वो कॉमन ही है कुछ, लेकिन तो भी कुछ अलग भी हैं, तो उसमें भी जो लोग उस श्रेणी में गए थे उनको भी दिया है। तीसरा जो हिंदी सत्याग्रही थे उनको भी ये सुविधा दी है। चौथा जो आपातकालीन के सत्याग्रही थे उनको ये सुविधा दी है। तो ऐसे 5 श्रेणी को ये सुविधा दी है। और इसके अलावा बाकी जितने भी समाज के गरीब लोग हैं, अप टू द इनकम ऑफ ₹180,00,000 तक
जो इनकम के लोग हैं उन सबको आयुष्मान का लाभ ये दिया है। अभी तक तो आयुष्मान के लाभ के लिए एक पर्टिकुलर श्रेणी थी। SCCC डाटा में जो लोग शामिल थे वो थे कोई 15.5 लाख परिवार, लेकिन अब उसमें हमने जोड़ दिया जो नहीं भी उसमें है लेकिन गरीब है या जिसकी इनकम 15,000 रुपये से ऊपर नहीं है, किसी भी श्रेणी का होगा, ऐसे सब लोगों को ये बनते हैं लगभग 27.5 लाख। यानी एक प्रकार से प्राय डबल लोगों को हमने 5 लाख रुपए तक की जो आयुष्मान की स्कीम है प्रधानमंत्री जी वाली, उसके अंदर उनको शामिल कर लिया है। तो वहीं गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 29 स्थित हुंडई कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दक्षिण कोरिया और भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध है। हुंडई कंपनी अगर हरियाणा में अपना प्लांट लगाए तो सरकार साथ है, सरकार कंपनी को पूरा सहयोग देगी। सीएम ने इस दौरान प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात कही। India and South Korea relations have made great strides and have become truly multidimensional, spurred by a significant convergence of interests, mutual goodwill, and high-level exchanges. South Korea is an important trade and investment partner for India and a country of special focus for Haryana too. Friendship, trust, and cooperation are the foundations of this engagement. Korea is and will remain an important partner in the socio-economic growth of Haryana. It's a great pleasure to address you all today at the inauguration of Hyundai Motor India's new corporate headquarters in Gurgaon. At the outset, I trust you and your families are safe and healthy. चलिए आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ डेराली माइनर का दौरा कर पानी का जायजा लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मंत्रीकाल में 3.5 करोड़ की लागत से डेराली जाट से लेकर के बसई तक लगभग 20 किलोमीटर कच्चे नाले का निर्माण करवाया गया था। यह नाला महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र गाँव डेरोली, कोथल, चांदेड़ा, सलीमाबाद, माजरा खुर्द और भगड़ाना से होते हुए बसई तक बनाया गया है। 2019 में 3.5 करोड़ की लागत से ये दोहान नदी का जो रास्ता है पुराना, इसमें हमने पानी के लिए ये खाड़ा, ये चैनल बनाया। डेरोली अहीर से लेके डेरोली जाट होते हुए ये पानी बसई तक जा रहा। इस पानी से 40 गांव का वाटर लेवल ऊपर आएगा। अब क्योंकि दोहान नदी ये नाला उस समय बना दिया, मैं सुरेश यादव SC का, इनके विभाग का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने एक तयशुदा टाइम के अंदर ये नाला बना के तैयार किया। ये लगभग हमारी 18 किलोमीटर का तो दरोली अहीर से लेके और महेंद्रगढ़ तक का है, और उसके अलावा फिर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी से जो है उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाट पाली तक का वो एक हमारा अलग काम है। तो इसमें लगभग जो है 30-32 गाँवों को फायदा होगा। वहीं किसान नेता रल्दू मानसा को खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले गुरपतवंत सिंह पर कमेंट करना महंगा पड़ गया। इसके चलते उन्हें 15 दिन के लिए संयुक्त मोर्चा ने सस्पेंड किया है। अब उनके समर्थकों पर पन्नू समर्थकों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक किसान को गंभीर चोट आई। किसान नेता की टिप्पणी के बाद मानसा को ढूंढते हुए कुछ हमलावर कैंप पहुंचे। कैंप में ठहरे किसानों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें मानसा के कई समर्थक घायल हुए हैं। उधर गांव सिकंदरपुर में बिजली घर के पास रहने वाले लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति गुस्सा दिखा। पिछले 15 दिनों से कुछ लोग गाड़ियों से रैकी करते हैं। इससे लोगों में भय का माहौल है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे जब उन लोगों को रोककर पूछते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती है। पुलिस है कि इस मामले को संज्ञान नहीं ले रही है। इसी के चलते लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी रोष जताया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर अंबाला में इन दिनों NHAI को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ऐसा हम नहीं है बल्कि तस्वीरें कर रखी हैं, क्योंकि फ्लाईओवर अब जगह जगह से धंसने लगा है। महज 2 से 3 किलोमीटर के बीच फ्लाईओवर 1 या 2 नहीं बल्कि दर्जनों जगह से धंस रहा है। फ्लाईओवर के साइडों से मिट्टी के साथ साथ अब सड़क भी धंसने लगी है। लेकिन इन सब पर अभी तक ना तो NHAI के अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना ही अंबाला प्रशासन का।
तो दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर अंबाला में इन दिनों एनएचआई को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ऐसा हम नहीं बल्कि तस्वीरें कर रही हैं, क्योंकि फ्लाईओवर अब जगह जगह से धंसने लगा है। महज 2 से 3 किलोमीटर के बीच फ्लाईओवर 1 या 2 नहीं बल्कि दर्जनों जगह से धंस रहा है। फ्लाईओवर के साइडों से मिट्टी के साथ साथ अब सड़क भी धंसने लगी है, लेकिन इन सब पर अभी तक ना तो एनएचआई के अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना ही अंबाला प्रशासन का। तो लगातार अंबाला प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है और एनएचआई के अधिकारियों की भी। लगता है किसी बड़े हादसे का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। फ्लाईओवर में जगह जगह से धंसने की जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आई है और दर्जनों जगह से यह फ्लाईओवर धंस चुका है। कालका चौक तो लेके मंजी साहब तक कई जगह तो हाईवे धसिया होया है तो यहाँ किसी टाइम भी ट्रक लंघते ने, बसां लंघते ने, किसी टाइम भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये अफसरों को आके देखना चाहिए है। कितने दिन तो हालात है ये पिछली बरसाता तो लेके उन तक कहते ही हैं। ये तो जब से बरसात शुरू हुई है ये हर साल में यही है यहाँ पे। तो जब भी बरसात शुरू होती है हर साल से यही है। आते हैं वो आ गए सड़क वाले मिट्टी डाल देंगे बस, उसके बाद फिर बरसात आएगी फिर वही मेल्ट हो नीचे गिरता जाएगा। कलका मोड़ से लेके यहाँ तक यही हाल है। तो इसके लिए मैंने पीडी को पर्सनली बोला है कि अपनी खुद जाके देखें वहाँ पे मौके पे, और इसके बाद में इनने शायद पंप्स वगैरह भी लगाए हैं, पर एक आध इंसिडेंट धंसने के आए हैं तो ये भी इनको नोट करवा दिए गए हैं। जल्दी से जल्दी इस पर भी कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद की नीम का जेल में सीवर का गंदा पानी घुस गया है। दरअसल नीम का जेल में फरीदाबाद के अलावा आसपास के कैदियों को रखा जाता है, लेकिन यहां रह रहे कैदियों के साथ साथ जेल में रहने वाले पुलिसकर्मियों को भी इस बरसात में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जेल के पास से गुजर रहा सीवर का गंदा पानी अब जेल में घुस रहा है। इसके चलते यहां पर कैदियों के साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। इतना ही नहीं, उन्हें तो यहां से निकलने वाले सांप और बिच्छुओं का भी काफी खतरा है। ऐसे में जेल प्रशासन अब गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करवाया जाए ताकि उन्हें इस समस्या से निजात मिल सके। तो वहीं सोनीपत के गांव शहजादपुर के रहने वाले किसान कपिल अपनी जमीन पर बागवानी लगाकर लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। बागवानी से किसान पानी की बचत के साथ साथ कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान ने धान और पानी की ज्यादा खपत वाली फसलों को छोड़कर अमरूद का बाग लगाया है और अमरूद के बाग के लिए बागवानी अधिकारी से जानकारी लेकर ऑर्गेनिक अमरूद की खेती कर रहे हैं। किसान ने बताया कि वो पहले अपनी जमीन पर गेहूं, धान और पानी की ज्यादा खपत वाली फसलें उगाते थे, जिससे 6 महीने में उन्हें बहुत कम मुनाफा होता था। हर साल पानी का लेवल नीचे जाने के चलते अलग से पाइप बोर करवाना मुश्किल था। पहले हम यहाँ गेहूँ धान की खेती करते थे, तो उसमें मुश्किल से धान में 6 महीने में 4,000 5,000 रुपये बचता था। ऊपर से पानी की शॉर्टेज होगी, हर साल एक पाइप डलवाना पड़ता था पानी के लिए। पानी बिल्कुल नीचे जा चुका है हमारा। तो मैंने भाई पानी की को देखते हुए, ये तो हमारे पानी हमारी विरासत जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना लागू की है, उसको देखते हुए तो मैंने बागवानी विभाग से संपर्क किया सोनीपत में। तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, भाई आप ये अमरूद का बाग लगाओ। तो मैंने ये ताइवान में पिंक की वैरायटी लगाई है। ये ताइवान अमरूद है और इसकी खासियत ये है कि ये दूसरे बाकी अमरूद से पहले आ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचकुला आरटीओ ने सवारियों से भरी प्राइवेट बस को रोका और 1,11,000 रुपए का चालान किया है। बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। ये प्राइवेट बस पंचकुला से यूपी और बिहार मजदूरों को छोड़ने के लिए जा रही थी। प्राइवेट बस में ओवरलोडिंग की जा रही थी और बस के कई दस्तावेज भी पूरे नहीं थे। बस चालक ने सवारियों को रास्ते में उतार दिया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। लोगों ने कहा कि बस मालिक की तरफ से धोखा किया गया। यहाँ कर दे पैसा ना किराए को। तो ये मतलब ये क्यों उतारा गया आपको यहाँ पे? गाड़ी पकड़ ली चंदोसी। तो मतलब आप यहाँ पे खड़े हो किस वजह से? हमें मंडी खड़ा जाना है, कैसे जामे बस यहाँ खाली करवा दिया। बस कहाँ गई आपकी? बस बंद करा दी, बंद करा दी। बस क्यों बंद करी थी, क्या कारण था? कोई बात पूछते तो बताते भी नहीं, कागज पूछा न कुछ पूछा और अपने बंद कर दी गाड़ी। केंद्र सरकार की मनरेगा के तहत पशु शेड योजना में गोलमाल का मामला सामने आया है। गांव बालू में 8 पशु शेड धरातल पर है ही नहीं, लेकिन 13 जुलाई को सरकारी खाते से इनके निर्माण के लिए 2,71,000 रुपए का भुगतान हो चुका है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पूरे उपमंडल में जांच की जाए तो बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर मिल सकता है। ग्रामीणों ने जांच करवाने की मांग की है, क्योंकि मामले में बड़े गड़बड़ झाले की आशंका है। में एक बाड़ू गांव से हमें एक मामला संज्ञान में आया है
जिसके तहत जो एक मनरेगा योजना के तहत एक स्कीम आई है कि गांव में पशु शेड बनाए जाते हैं जिनमें 60,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है, जो शेड बनाने के बाद दी जाती है। उसमें हमें एक मामला संज्ञान में आया है कि जो शिकायतकर्ता हैं या एप्लीकेंट हैं, उन्होंने 3 शेड पशु शेड कैटल शेड इस स्कीम के तहत बनवाए थे और उसके बाद उन्होंने जब पेमेंट के लिए अप्लाई किया तो उनकी शिकायत है कि हमें 1 शेड की तो पेमेंट मिल चुकी है और 2 शेड की नहीं मिली है। और इसके अलावा भी उनकी एक अपील है, शिकायत है कि इस मामले में कुछ ऐसे। तो वहीं चरखी दादरी में जिला स्तरीय जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी सरकारी विभागों को संयुक्त प्रयास करते हुए अपने संसाधनों में वृद्धि करनी होगी। प्रशासनिक स्तर पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निर्देश दिए गए हैं। चरखी दादरी जिले को अस्तित्व में आए भले ही 5 साल हो गए हों, लेकिन जन सुविधाओं से पूरी तरह से ये जिला महरूम है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की बैठक में न केवल जनप्रतिनिधियों बल्कि अधिकारियों ने भी मानी। दरअसल चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया था और बैठक की अध्यक्षता चरखी दादरी जिले के प्रशासनिक नोडल अधिकारी डी सुरेश के द्वारा की गई थी। और इस मौके पर जिस तरह की समस्याएं रखी गई थी, 14 परिवाद रखे गए थे, न केवल उनके निपटान के निर्देश जारी किए गए थे, बल्कि साथ ही साथ नोडल अधिकारी डी सुरेश ने एडीसी को भी अधिकृत किया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमे की समस्याओं को लेकर पूरी तरह से वो संजीदगी दिखाएं और इसके अलावा इन समस्याओं का निदान भी त्वरित गति से किया जाए। बहरहाल जिस तरह से न केवल जनप्रतिनिधियों ने भी माना है बल्कि आमजन भी ये बात मानता है कि 5 साल अस्तित्व में आने के बाद समस्याओं का निपटान नहीं हुआ है, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की बैठक में आश्वासन के बाद किस तरह से उनका निपटान हो पाता है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर यमुनानगर के अस्पताल का डॉक्टर साइबर ठगी का शिकार हो गया। डॉक्टर से गूगल में दिए गए बैंक के नंबर पर कॉल किए जाने पर 2,42,000 रुपए की ठगी हुई है। सिस्टम जितना ज़्यादा हाईटेक हो रहा है उसी अनुसार जो है साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला यमुनानगर का है जहां ठगी का शिकार एक हॉस्पिटल का डॉक्टर हुआ है। जानकारी देते हुए इंदिरा अस्पताल के डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि उनका ICICI बैंक में बैंक अकाउंट है और वो शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाया। जैसे उन्होंने अकाउंट खुलवाया तो उनके खाते से पहले 42,000 रुपये गायब हो गए, तो उन्होंने इसकी शिकायत ऑनलाइन की, ऑनलाइन दर्ज की है, तो उसके बाद उसके 2 लाख रुपए और उनके बैंक से निकल गए। तो उन्हें इसकी शिकायत जो ICICI बैंक में जाकर कही कि मेरे साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने हुड्डा SHO राकेश राणा से भी बात की, उन्हें यहाँ पर अपनी शिकायत दी, लेकिन बैंक वाले कहने लगे कि आप चिंता मत कीजिए, हम जो आपके खाते को रिकवर कर लेंगे, आप इन टाइम शिकायत कर दी है। और जो बैंक था उन्होंने 2,42,000 रुपये थे वापस डॉक्टर रविंद्र के अकाउंट में डाल दिए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर वो जो पैसे थे गायब हो गए। और जब डॉक्टर रविंद्र ने बैंक से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपकी गलती है। तो इस पर SHO हुड्डा राकेश राणा ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर ली। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो बैंक का मैनेजर है, ICICI बैंक का मैनेजर के भी खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। इसको लेकर के जो डॉक्टर रविंद्र है बड़े खुश हैं। वो यमुनानगर की पुलिस की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना कि यदि मामला दर्ज हुआ तो उनका पैसा भी रिकवर हो जाएगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं करनाल के पोस्ट इलाके सेक्टर 7 में रात के समय मसाज पार्लर से 4 लड़कों और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। मसाज पार्लर बेसमेंट में है जिसका शटर बंद था और बाहर से ताला लटका हुआ था। लोगों ने शिकायत दी थी कि मसाज पार्लर के नाम पर यहां पर अय्याशी की जा रही है। करनाल शहर के सेक्टर 7 में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस की छापेमारी में यहां से एक महिला सहित 4 युवक काबू किए गए हैं। यह मसाज पार्लर एक बिल्डिंग की बेसमेंट में चल रहा था। जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है उसके बाद यहाँ के लोग सख्ते में हैं, क्योंकि यह शहर का एक पोश इलाका है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब करनाल में मसाज पार्लर के अंदर चल रहे देह व्यापार के धंधे का खुलासा हुआ हो। इससे पहले भी यहाँ के मॉल व कई अन्य जगहों पर चल रहे मसाज पार्लरों में सेक्स रैकेट व देह व्यापार के धंधे का खुलासा हुआ है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।
कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव मलिकपुर के पास से सवारियों से भरी हरियाणा रोडवेज की सरकारी बस पलट गई, जिसमें सवार 22 यात्री घायल हो गए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद थाना के अंतर्गत आने वाले गांव मलिकपुर के समीप रफ्तार के कहर के चलते 22 यात्री चोटिल हो गए। दरअसल तोशाम भिवानी से चंडीगढ़ जा रही तेज रफ्तार अनियंत्रित बस खदानों में जा गिरी, जिससे यह हादसा घटित हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों व पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ओवरटेकिंग के दौरान यह दुर्घटना घटित हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस व एम्बुलेंस पहुंची और यात्रियों को राहगीरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ को निजी व कुछ को पीएचसी पिहोवा में भर्ती कराया गया। अधिकांश यात्रियों को छुटपुट चोटें लगी, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के उपरांत छुट्टी दे दी गई। वे अपने गंतव्य को रवाना हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर दुर्घटना की वजह क्या रही होगी। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं भिवानी के कोट रोड, ढाणा रोड और हनुमान गेट कॉलोनियों के लोग पिछले कई दिनों से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गंदे पानी की आपूर्ति से परेशान लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया है। गंदे पानी की आपूर्ति से आजीज भिवानी शहर की आधा दर्जन कॉलोनियों के लोगों ने आज जमकर बवाल काटा। न केवल प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि अगर रविवार तक उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। आज कॉलोनी के लोगों के द्वारा अगर बात करें, हनुमान गेट, हनुमान ढाणी, कोट रोड, दादरी गेट क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन कॉलोनी के लोगों ने न केवल जन स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए, बल्कि कहीं न कहीं चेतावनी भी दी है कि जिस तरह से पिछले करीबन 1 महीने से गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है, जो कि ना पीने लायक है, ना ही कपड़े धोने के लायक है, ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। बीमारियों को भी कहीं न कहीं न्योता दिया जा रहा है। बार बार अधिकारियों को वाकिफ करवाए जाने के बाद, अवगत करवाए जाने के बाद समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज कॉलोनी वासियों के सब्र का बांध टूट गया और लघु सचिवालय के बाहर जमकर बवाल काटा। साथ ही साथ प्रशासनिक अमले को चेतावनी दी है कि रविवार तक अगर उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बहरहाल समस्या का किस तरह से निदान हो पाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गंदे पानी की आपूर्ति से लोग बेहद परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चलिए इसी के साथ ही 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।